Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6 civics chapter 8 urban livelihoods. चीकू बेटा इतनी खुशी। अच्छा, सिविक्स का लास्ट चैप्टर है ये, इसके बाद तो तुम्हें 7th में ही पढ़नी है सिविक्स। चलो इसी बात पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्बन मतलब जो सिटी वाला एरिया है वहाँ पे लाइवलीहुड कैसा होता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग कमाते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यहाँ पे एक गर्ल अपनी कज़न के पास जाती है सिटी में देखने के लिए कि सिटी में कैसे रहते हैं और क्या काम करते हैं। तो वो मॉर्निंग में स्ट्रीट पे सड़क पर निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि एक वेजिटेबल वेंडर अरेंज कर रहा है अपने टमाटोज, कैरेट, कुकुम्बर, ये सारी सब्जियां अरेंज कर रहा है अपनी बास्केट में बेचने के लिए। और एक जो फ्लावर सेलर है वो फ्लावर को अरेंज कर रहा है, जैसे रेड रोज़, येलो रोज़, ये सब उसको बेचना है तो वो भी अरेंज कर रहा है। और एक पेवमेंट जो साइड से एक पटरी लगी हुई है, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर सेल कर रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि सबको न्यूज़पेपर पढ़ना है। साइड से बसेस भी आ जा रही हैं और जो ऑटो रिक्शे वाला है वो स्कूल चिल्ड्रंस को लेके जा रहा है। और कॉबलर भी है वहाँ पर, एक बार्बर भी है रोड की साइड में, बार्बर लोगों की शेव कर रहा है मॉर्निंग में। अब इस गर्ल को अपनी कज़न के साथ जाना है मार्केट, तो वो रिक्शा देखती है कि चलो यार रिक्शे में ही चलते हैं क्योंकि मार्केट ओनली 2 किलोमीटर दूर है। अब हम यहाँ पर एक स्टोरी देखेंगे बच्चू मांझी की। एक साइकिल रिक्शा पुलर है ये बिहार से आए हैं, इनकी एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं। बिहार में मतलब जो गांव था ना उसमें एज अ मैसन वर्क करते थे, मजदूर की तरह काम करते थे। लेकिन अब मजदूर का काम तो रेगुलर होता नहीं है, पूरे साल भर मिलता नहीं है, इस वजह से सिटी में आए और उन्होंने रिक्शा लिया रेंट पर और धीरे करके उस रिक्शे के भी उन्होंने पैसे चुका दिए। अभी रिक्शा चला रहे थे और डेली पैसा कमाते थे, जो पैसा कमाते थे उसमें से कुछ बचाते थे, कुछ रेंट पे देते थे और जो रेंट पे रह रहे हैं उसके रेंट के पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, और कुछ खाने पीने के लिए रखते थे और जो पैसा बच जाता था वो अपने गाँव में भेजते थे अपने बच्चे और अपनी वाइफ के लिए। इनकी वाइफ भी एग्रीकल्चर का काम करती थी गांव में, उससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी, तो इस तरीके से इन लोगों का घर चलता था। बच्चू मांझी की तरह ही बहुत सारे लोग सिटी में काम करते हैं सड़कों पे। अहमदाबाद के एक सर्वे में भी ये पता किया गया कि जो वर्कर्स हैं उनका 12% जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर, स्ट्रीट पर ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई इनको एम्प्लॉयड कर रहा है मतलब नौकरी दे रहा है, इनका खुद का ही काम होता है और ये काम इनका टेम्पररी होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा स्ट्रीट पे, सड़कों पे, कि प्लास्टिक शीट बिछा के लोग अपना सामान बेचते हैं। कैनवास शीट मतलब एक शीट पे अपना सामान थोड़ा टांग वांग के फिर बेचते हैं इस तरीके से। लेकिन इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी पुलिस वाले इनको हटा सकते हैं क्योंकि इनकी जो शॉप है वो परमानेंट नहीं होती। कुछ वेंडर्स खाने का सामान भी बेचते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोमोज, समोसे आपको दिखेंगे स्ट्रीट पे, सड़कों पे बेचते हुए। अर्बन एरिया में, शहर वाला जो एरिया होता है, सिटी होता है, वहाँ पर 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ इस नज़रों से देखा जाता है कि ये बस ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब ट्रैफिक करके रख देते हैं पूरी सड़कों पर, सब जगह रेडी और ये सब वेंडर्स ऐसे लगा के रखते हैं जिससे कि लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम हो और उनकी कार भी ना निकल पाए, बाइक भी ना निकल पाए, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में। बट हमें स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए, अगर वो अपना काम ही नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कैसे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हॉकिंग जोन्स बना दिए जाएं, जिससे कि जो एरिया है, कुछ एरिया पर्टिकुलर ऐसे रख दिया गया कि यहाँ पर वेंडर्स जो हैं अपना काम कर सकते हैं और उस एरिया में कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। वैसे हॉकर्स के लिए भी कमेटीज़ बनानी चाहिए जिससे कि उनके डिसीजन को या फिर उनकी प्रॉब्लम को कोई सुन सके और उस चीज़ को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, इन द मार्केट। अब ये लोग मार्केट जाते हैं तो फेस्टिवल सीजन है, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। कहीं पे स्वीट्स, टॉयज़, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल बिक रहे हैं और कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो बहुत चहल पहल है पूरी मार्केट में। ये लोग डेंटिस्ट क्लिनिक के पास जाते हैं क्योंकि इसकी कज़न का अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ। अब जब डेंटिस्ट देखती है तो बोलते हैं अरे तुम्हारे दांतों में तो कैविटी लग गई है। अब इतना डर जाती है कि ऐसा ना हो कि ये बहुत पेनफुल हो, मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अभी डेंटल क्लिनिक के पास से जाते हैं एक शोरूम में क्योंकि इन्हें खरीदने होते हैं रेडीमेड क्लोथ्स। अभी जो शोरूम होता है 3 फ्लोर्स का होता है, 3rd फ्लोर पे गर्ल्स के कपड़े होते हैं। अब यहाँ पे हम स्टोरी देखेंगे हरप्रीत और वंदना की। ये एक बिजनेस पर्सन होते हैं। पहले हम देखेंगे हरप्रीत की। हरप्रीत के फादर और अंकल एक छोटी सी शॉप चला रहे होते हैं। फेस्टिवल के टाइम पर इसकी मम्मी और ये दोनों ही हेल्प करते हैं शॉप में, और इसने शॉप में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था जब इसका कॉलेज कंप्लीट हो गया था। अब बात आती है वंदना की।
वंदना का खुद का एक शोरूम है, उसने बहुत पहले ओपन किया था और एक ही ड्रेस डिज़ाइनर है। अब इसने अपना बिजनेस चेंज कर दिया है। पहले ड्रेस डिज़ाइनर थी, तो अब इसने क्या करा कि वो जो कपड़े होते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं, वो बेचने लग गई, क्योंकि आजकल रेडीमेड क्लोथ का ही ज़माना है। तो वो कपड़ों को स्टिच करके बेचने लगी और उसको डिस्प्ले पे लगा देती, जिससे कि बहुत अट्रैक्टिव लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे इसके कपड़ों को। वंदना बोलती है कि जो मटेरियल यूज़ करते हैं क्लोथ में, ये हमें मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से लेना पड़ता है। कुछ मटेरियल हमें नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली के जो नियर बाय टाउन है वहाँ से लेना पड़ता है। और कुछ जो आइटम है वो हमें फॉरेन कंट्री से भी लेना पड़ता है। शोरूम को अच्छा चलाने के लिए हमें एडवर्टाइज भी करवाना पड़ता है, न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल में। अभी तो हमने रेंट पे ली हुई है बिल्डिंग, बट हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्दी हम इसे खरीद लें। वंदना बोलती है कि हमारा मेन मार्केट में शोरूम है, इसलिए बहुत अच्छा चलता है। और अब हम एक कार भी खरीदने वाले हैं और एक फ्लैट भी बुक करने वाले हैं अपार्टमेंट में। हरप्रीत और वंदना जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी खुद की शॉप होती है। उन्हें कोई नौकरी नहीं देता, बल्कि वो और लोगों को नौकरी देते हैं और लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं। जैसे कि सुपरवाइज़र, हेल्पर और वर्कर की ज़रूरत होती है उन्हें, तो वो उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, नौकरी पे रखते हैं। इनकी शॉप परमानेंट होती है क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इन्हें लाइसेंस मिला होता है। जिसे भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाइसेंस दे देती है उसकी शॉप परमानेंट हो जाती है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि किस दिन पूरे वीक में मार्केट क्लोज होगी। जैसे आपने सुना होगा कि किसी मार्केट में वेडनेसडे को मार्केट क्लोज होती है, तो ये डिसाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसलिए अच्छे से इसको लर्न कर लेना। मार्केट में छोटे छोटे ऑफिसेज भी होते हैं, शॉप, कुछ ऐसी शॉप भी होती है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि बैंक, कोरियर सर्विसेज और भी काफ़ी सारी। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। अब जिस गर्ल की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, वो अपनी कज़न से बोलते कि यार मुझे जरी का वर्क कराना है। तो उसकी कज़न कहती है कि हमारे पड़ोस में ना एक निर्मला है, वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, वो तुम्हारा जरी का काम कर देगी, चलो चलते हैं। अब ये दोनों जाते हैं बस में। अब बस में इतनी भीड़ होती है कि एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे होते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो ये अपनी कज़न से जो इसकी कज़न होती है वो इससे बोलते हैं कि यार तुम साइड से खड़ी हो जाओ, नहीं तो तुम दब जाओगी, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और लोग चढ़ते ही जा रहे हैं, बस में चढ़ते ही जा रहे हैं, कोई उतर ही नहीं रहा है। लेकिन जब फैक्ट्री का एरिया आता है ना, तो सब लोग उतरने लग जाते हैं। फिर ये दोनों भी उतरते हैं। फिर ये बोलती है यार थैंक गॉड, अब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। जब ये रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि एक रेलिंग पर ना काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग स्कूटर पे उनसे बात कर रहे हैं। तो उसकी कज़न बोलती है कि अरे यार ये लेबर चौक है, यहाँ पर काफ़ी सारी लेबर मिलती है डेली वेजेस पे। ये जो लेबर होती है, मजदूर होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है। और जैसे अगर कोई हैवी लोड उठाना हो उसके काम आते हैं, और ट्रक में से जैसे सामान इधर से उधर ले जाना हो तो ये काम आते हैं। ट्रक में से सामान उतारना हो या फिर कहीं पे गड्ढा करना हो, पाइपलाइन का जो गड्ढा होता है, टेलीफोन केबल्स की जो गड्ढे होते हैं, या अगर कोई रोड बन रही होती है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। तो ये मजदूर लोग होते हैं। अब ये फैक्ट्री वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं छोटी छोटी स्मॉल वर्कशॉप होती हैं और छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जहाँ पर सिंग मशीन होती है। वहाँ पे ना क्लोथ स्टिच हो रहे होते हैं, सिल रहे होते हैं क्लोथ। लोग जो एक मशीन होती है उस पर एक ही पर्सन बैठा होता है, वो क्लोथ को स्टिच कर रहा होता है, सिल रहा होता है। अब ये वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे निर्मला स्टिच कर रही होती है क्लोथ को। तो ये जो है निर्मला जो है वो इसकी कज़न को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, जरी का वर्क तुम्हारी ड्रेस पे कर दूंगी। तो जो निर्मला है ना वो एक टेलर है एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री में, और ये ना गर्मियों के कपड़े स्टिच करती है। और जो कपड़े हैं वो फॉरेन कंट्री में ले जाए जाते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड। निर्मला को दिसंबर से लेकर अप्रैल तक काफ़ी लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। सोचो इतना ज़्यादा काम। और कभी कभी तो इसको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा काम के इसको 100 रुपीज़ मिलते हैं, और वैसे इसको 280 रुपीज़ मिलते हैं 8 आवर्स के, जो 8 आवर्स काम करती है ये। अब जून के बाद कोई ज़्यादा काम ही नहीं होता है, तो फैक्ट्री को रिड्यूस करना पड़ता है, अपना स्टाफ कम करना पड़ता है। तो निर्मला को निकाल देते हैं। अब निर्मला को 3-4 मंथ तक ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है बिना काम के। तो इस चीज़ को बोलते हैं कैजुअल बेसिस, जिनकी परमानेंट नौकरी नहीं होती, परमानेंट जॉब नहीं होती। तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि परमानेंट और जो कैजुअल है उसमें क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो निर्मला की जो जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती, उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अगर वो बीमार हो गई तो भी उसे आना पड़ेगा काम करने के लिए, नहीं तो उसके पैसे कट जाएंगे।
और हर एक शिफ्ट भी होती है, मतलब नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है। एक ही मशीन पे 12 आवर्स एक पर्सन काम करता है और जैसे ही वो पर्सन जाता है उसके बदले में दूसरा पर्सन आता है, वो भी 12 आवर्स काम करता है। अब हम देखेंगे कॉल सेंटर की स्टोरी। अब देखो कॉल सेंटर में क्या होता है, अगर कोई कस्टमर है उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल सेंटर में कॉल करेगा। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सामान खरीदा और आपको वो सामान ख़राब मिल गया, तो उस पर लिखा होता है कस्टमर केयर नंबर। तो आप जब कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो वो कॉल सेंटर में कॉल लगेगी और कॉल सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं ये कोशिश करते हैं जो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि कॉल से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। अब वो जो गर्ल थी ना, उसकी जो कज़न है वो उसे अपनी आंट के पास ले जाती है। उसकी आंट मार्केटिंग मैनेजर है और वो उनसे बोलती है कि बेटा 5:30 से पहले पहले आ जाना। तो ये कोशिश करते हैं कि 5:30 से पहले पहुंचने की, और ये ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। इसलिए जब ये ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग बसेस से जा रहे हैं, कुछ लोग कार से जा रहे हैं। इनकी जो आंट है वो बिस्किट की फैक्ट्री में काम करती हैं, तो वो सुपरवाइज करती हैं 50 सेल पर्सन्स को। उनके अंडर में 50 सेल पर्सन्स होते हैं, उनको वो डिफरेंट पार्ट में भेजती हैं कि जाओ और शॉपकीपर्स को ये बिस्किट दे कर आओ और वहाँ से मनी कलेक्ट करके लाओ। ये पूरी सिटी को 6 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो एक एक रीजन में जा सके, देख सके और सेल पर्सन को भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो नहीं बेच पा रहे हैं शॉपकीपर को बिस्किट्स, वो भी देख पाए। इनकी परमानेंट जॉब है क्योंकि ये मार्केटिंग मैनेजर है। ऐसा नहीं है कि जैसे निर्मला के साथ था कि कुछ मंथ काम करा लिया और कुछ मंथ बाद फैक्ट्री से हटा दिया गया। इनकी परमानेंट जॉब है और इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि कुछ इनके जो सैलरी का पार्ट है वो गवर्नमेंट ले लेती है और उस पर इंटरेस्ट भी देती है रिटायरमेंट के टाइम पे। जब ये 60 ईयर्स की हो जाएंगी तो जो पैसा कट रहा है सैलरी में से वो इन्हें इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। मतलब बेनिफिट तो है ना, इनकी सेविंग तो हो रही है और इनको हॉलीडेज़ भी मिल रहे हैं, संडे को भी नेशनल हॉलीडेज़ भी मिल रहे हैं और कुछ एनुअल लीव्स है वो भी मिल रही हैं। मेडिकल की फैसिलिटी भी मिल रही है इनको भी और इनकी फैमिली को भी। अगर ये बीमार भी हो जाती है तो इनकी जो सैलरी है वो डिडक्ट नहीं होगी, कट नहीं होगी, इनको पूरी सैलरी मिलेगी। तो ऐसे वर्कर्स को बोला जाता है रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। अब आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा कैजुअल वर्कर और परमानेंट वर्कर में। सुधा आंट से मिलने के बाद ये आंट की कार में बैठ जाती हैं क्योंकि अभी बहुत थक गई है, लेकिन इनको बहुत मज़ा आया है। इन्होंने देखा कि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट लोग काम करते हैं। लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी इनका जो काम है वो एक दूसरे को जोड़े रखता है। ये थी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी। अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। अर्बन मतलब होता है शहर। तो शहर में लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनका गुजारा कैसे होता है। हमारे इंडिया में 5000 से ज़्यादा टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं। बिग सिटीज़ बोले तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये होती है सारी बिग सिटीज़। क्या आप बिग सिटीज़ में रहते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सिटी में, शहर में तो लोग सोते भी नहीं हैं, इतना ज़्यादा काम होता है। तो ऐसा क्या काम होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो लोग कैसे अर्न करते हैं, उनकी अर्निंग क्या है और क्या क्या काम करते हैं शहर में। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यहाँ पर एक पर्सन बोल रहे हैं कि मेरा एक कज़न सिटी में रहता है और वो बहुत ही बिग सिटी है और जब मैं अपने कज़न के पास आया तो वो मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया और हम लोग मॉर्निंग में ही निकल पड़े। अब हमने देखा कि यहाँ तो बहुत शोर शराबा हो रखा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाहर। जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं वो बिजी हैं, टमाटोज, कैरेट, कुकुम्बर्स, इन सबको बास्केट में रखने के लिए। वेजिटेबल वेंडर्स आपने देखा होगा जो सब्जी बेचते हैं रेडी पर, तो उन्हें बोला जाता है। तो वो अपने स्टॉल पर ये सारे वेजिटेबल को अरेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको सेल करना है। नेक्स्ट स्टॉल पे देखा तो बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर्स लोगों को बेचने के लिए लगे हुए हैं क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं ये बेचने के लिए ही लेकर आते हैं फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल। वहाँ से एक रेड रोज़ और एक येलो रोज़ लिया और तब तक नज़र पहुँचती है साइड में जो पटरी लगी होती है उस पे। पटरी को बोला जाता है इंग्लिश में पेवमेंट। तो वहाँ पे एक पर्सन न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है और थोड़ा सा क्राउड भी होता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होता है क्योंकि हर किसी को न्यूज़पेपर रीड करना है। रोड पे काफ़ी सारी बसेस भी चल रही हैं, ऑटो रिक्शाज भी चल रहे हैं और ऑटो रिक्शा में स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और एक ट्री के नीचे कॉबलर बैठा हुआ है।
उसके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं। उसके बाद देखा जाए तो रोड साइड पे एक बार्बर भी है। बार्बर बोले तो नाई, और नाई के पास भी कस्टमर आ रखे हैं जिसको सुबह सुबह शेव करानी है, वो बार्बर के पास आया हुआ है। रोड पे थोड़ी दूर जाके देखा तो एक विमेन एक कार्ट को पुश कर रही है और उसमें उसने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स बेचने के लिए। सेम टाइम पर ही एक पर्सन ने एक साइकिल पर बहुत सारे वेजिटेबल कैरी कर रखे हैं, जिससे कि वो घर घर जाके वेजिटेबल को सेल कर सके, बेच सके और पैसा कमा सके। अभी एक ऐसी प्लेस पर है जहाँ पे रिक्शा खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो रिक्शा वाले हैं वो कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मार्केट रिक्शा से ही जाया जाए, क्योंकि जो मार्केट है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे था। बट ये रिक्शा वाले अंकल तो सो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब हम देखेंगे बच्चू मांझी की स्टोरी। ये एक साइकिल रिक्शा पुलर थे। ये पहले बिहार में रहते थे, गांव में, और ये एज अ मैसन काम करते थे, एक मजदूर की तरह काम करते थे। इनकी एक वाइफ थी, 3 चिल्ड्रंस थे जो विलेज में रहते थे। अब इनको विलेज में मैसनरी का वर्क रेगुलर मतलब डेली नहीं मिलता था, तो ये कुछ दिन खाली बैठे रहते थे। अब इनकम नहीं है तो घर खर्च कैसे चलाएं, और घर खर्च चलाना तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था। फिर ये आए सिटी में और इन्होंने लिया एक पुराना साइकिल रिक्शा। ये इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट पे लिया था, मतलब थोड़े थोड़े करके पैसे दिए थे रिक्शे के। तो अब ये डेली बस स्टॉप पे जाते, मॉर्निंग में कस्टमर को लेते और कस्टमर को जहाँ जाना होता था वहाँ छोड़ के आते और पैसे लेते उनसे। तो ये इवनिंग में 8:30 तक यही काम करते थे। जिसको भी रिक्शे से जाना होता था उसको बस ये 6 किलोमीटर तक ही छोड़ते थे, मतलब 6 किलोमीटर के अंदर ही अंदर ये अपना रिक्शा चलाते थे, उसके बाहर नहीं जाते थे। और ये हर एक कस्टमर से 10 to 30 रुपीज़ लेते थे एक ट्रिप के। डिपेंड करता था डिस्टेंस पे, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर उसे ज़्यादा दूर जाना है तो उसे ज़्यादा पैसे लेते थे, अगर उसको पास में ही जाना है थोड़ा सा तो उससे कम पैसे लेते थे। और जब ये बीमार हो जाते तो इनको खाली बैठना पड़ता था। उस दिन तो इनकी एक भी कमाई नहीं होती थी, कुछ भी अर्न नहीं कर पाते थे। बच्चू मांझी बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता हूँ सिटी में, एक रूम लिया हुआ है इन्होंने, वो भी रेंट पर, और जो उनका फ्रेंड है वो पास की फैक्ट्री में काम करता है। तो जो बच्चू मांझी होते हैं वो रिक्शा से 200 से 300 रुपये कमा पाते हैं, उसमें भी 100 से लेकर 150 तक रुपये उनके फूड खाने में और रेंट में चले जाते हैं। बाकी का पैसा वो अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं। वो अपने मतलब विलेज जहाँ पर उनकी फैमिली होती है, विलेज में, गांव में, वहाँ पे बस वो 2 से या 3 बार जा पाते हैं पूरे साल भर में, मतलब पूरे साल में बस 2 या 3 बार जाते हैं। सोचो कितना टफ होता होगा ना उनके लिए। तो जो वो पैसा भेजते हैं उसी से उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाती है। उनकी वाइफ है वो भी एक एग्रीकल्चर वर्कर है, वो भी वहाँ पर जो विलेज है, गांव है, वहाँ पे खेती बाड़ी का काम करती है। बच्चू मांझी की तरह ही बहुत सारे लोग सिटी में काम करते हैं, स्ट्रीट में, सड़कों पर। अहमदाबाद में एक सर्वे भी हुआ था। सर्वे बोले तो कि ये देखा गया था कि कितने वर्कर्स काम करते हैं, तो 12% वर्कर्स काम करते हैं सिटी में, स्ट्रीट पर, सड़कों पर। मतलब कि जैसे कुछ हो गए जो सड़कों पे कुछ सेल करते हैं, बेचते हैं, कुछ होते हैं जो रिपेयर करने का काम करते हैं, कुछ होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बच्चू मांझी जो है रिक्शा पुलर था, रिक्शा चलाता था, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। ये जो वर्कर्स होते हैं इनका खुद का काम होता है, ये किसी के यहाँ एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से इनका खुद का काम ना खुद को ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इनको प्लान करना पड़ता है कि हमें कहाँ से क्या परचेज करना है, कितना परचेज करना है, कैसे हमें शॉप को सेट करना है, कहाँ पे हमें शॉप लगानी है। और इनकी शॉप जो होती है ना वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा जो साइड साइड से पटरी लगी होती है सड़कों पे, तो वहाँ पर कुछ पेपर या बोर्ड लगा के लोग सामान रख के बेचते हैं, तो इस वजह से इसे टेम्पररी बोला गया है। कैनवास शीट, आपने देखा होगा कि जो पोल्स होते हैं उस पे एक शीट लगा के मतलब एक शीट जैसा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इयररिंग्स देखा होगा आपने, जो स्ट्रीट पे जो इयररिंग्स वगैरह मार्केट में बेचते हैं, तो एक पोल पे, एक डंडे पे लगा के एक शीट लगा देते हैं, उसके ऊपर वो कुछ कुछ इयररिंग्स वगैरह इस टाइप से। और ये मोबाइल के कवर्स वगैरह भी होते हैं, ये भी ऐसे ही बेचते हैं स्ट्रीट पे, सड़कों पे वर्कर्स।
दे में ऑल्सो यूज़ देयर ओन कार्ट्स, मतलब कार्ट्स पे भी बेचते हैं ये, या फिर पेवमेंट या साइड से जो पटरी लगी होती है उस पर भी ये प्लास्टिक शीट बिछाकर काफ़ी सारा सामान रख के बेचते हैं। तो इस तरीके से ये सामानों को सेल करते हैं। पुलिस इनकी शॉप को कभी भी हटा सकती है। तो देखा जाए तो इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है शॉप के लिए। किसी किसी सिटी में तो ऐसा भी होता है कि जो हॉकर्स होते हैं उनको एंटर ही नहीं किया जाता, कि तुम्हें अलाउड ही नहीं है अपनी शॉप ओपन करने का। यहाँ पे आप हॉकर्स और वेंडर्स में कंफ्यूज मत होना। हॉकर्स मतलब होता है फेरी लगाने वाला और वेंडर मतलब होता है बेचने वाला। मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है लगभग। वेंडर्स जो है वो खाने वाली चीज़ें भी सेल करते हैं, जैसे कि स्नैक्स बनवाए अपनी फैमिली से और उसे बाहर ले जाके सेल कर दिया, जैसे गर्म करके स्नैक्स और फिर उसे सेल कर दिया, बेच दिया। अगर अर्बन एरिया में देखा जाए तो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारी कंट्री में। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, उनको ऐसा देखा जाता है कि ये तो भैया ट्रैफिक कर रहे हैं, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स, हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने बोला कि ना देखो ये तो गलत है, लोगों को अपना लाइवलीहुड जीने के लिए कुछ तो अर्न करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस लॉ को मॉडिफाई किया जाए, जो वेंडर्स को हटाया जा रहा है उनको हटाया ना जाए, क्योंकि उनको भी तो राइट है, वो भी तो कमाएंगे पैसे, उनको भी तो अपना घर चलाना है। तो अगर उनको हटा देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। तो कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे कि ट्रैफिक भी ना हो और ये जो वेंडर्स है ये भी अपना काम कर सके अच्छे से और लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि हॉकिंग जोन्स होने चाहिए। हॉकिंग मतलब हॉकर्स के लिए, वेंडर्स के लिए अलग अलग जोन बना देना चाहिए टाउन्स में और सिटीज़ में, कि इन जोन में, इस एरिया में इनको मना ना किया जाए। और सजेस्ट किया कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं ना उनको भी अलाउ किया जाए फ्रीली। मोबाइल वेंडर्स होते हैं, मोबाइल मतलब जो इधर उधर जा सके, जैसे कि कोई रेडी वाला है वो सब्जी बेच रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, एक लेन से दूसरी जगह जा सके, को कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। और कहा गया कि जो हॉकर्स होते हैं उनको भी कमेटीज़ का पार्ट बनना चाहिए। कमेटीज़ में वो आवाज़ उठा सके कि हमें ये प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन सब के डिसीजन को भी लेने का उनको राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट, इन द मार्केट, व्हेन वी रीच द मार्केट, ये उन्हीं पर्सन की बात हो रही है जिसका हमने स्टार्टिंग में देखा था ना चैप्टर में, कि तो वो और उसका जो कज़न है वो जाते हैं मार्केट में। और जब मार्केट ओपन हुई ना तो देखा तो वहाँ पर इतना क्राउड था, इतनी भीड़ थी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था। सभी शॉप पर स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल मतलब बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सारी चीज़ें बिक रही थी। और वो फिर एक डेंटिस्ट क्लिनिक पे जाते हैं जो कि सबसे एंड में है। अब वो पर्सन बोलता है कि जो मेरा कज़न है उसका डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, उसको डेंटिस्ट को दिखाना है। तो वो फटाफट से जाते हैं क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो हमारा नंबर मिस हो जाए और फिर हम डेंटिस्ट को दिखा ना पाएँ। तो उसकी जो कज़न होती है वो जाती है रूम में अंदर डेंटिस्ट के पास। तो डेंटिस्ट बोलता है अरे तुम्हारे दांतों में तो कैविटी लग गई है, अब इसको फिल करना पड़ेगा। तो जो उसकी कज़न होती है वो बहुत डर जाती है कि पता नहीं क्या प्रोसेस होगा, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो। और ये बहुत अपसेट भी हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है कि मेरे टीथ के साथ इतना गलत क्यों हुआ। अब ये डेंटल क्लिनिक के बाद जाते हैं गारमेंट के शोरूम में, क्योंकि इसे खरीदने होते हैं रेडीमेड क्लोथ। अभी शोरूम में जाते हैं तो 3 फ्लोर्स का शोरूम होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहाँ पे क्लोथ्स होते हैं। ये लोग 3rd फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे गर्ल्स के क्लोथ मिलते हैं। अब एक और स्टोरी देखेंगे हम हरप्रीत और वंदना की। अरे कितनी स्टोरीज है इसमें। ये दोनों एक बिजनेस पर्सन होते हैं। हरप्रीत बोलती है मेरे फादर और अंकल एक स्मॉल शॉप में काम करते हैं। फेस्टिवल के टाइम पे और संडे में मैं और मेरी मम्मी उनकी हेल्प करती हैं शॉप में। मैंने तो शॉप में उनकी हेल्प करना तभी से स्टार्ट कर दिया था जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। अब वंदना बोलती है कि कुछ साल पहले हमने एक शोरूम खोला था और मैं हूँ एक ड्रेस डिज़ाइनर। हमने अपने बिजनेस को चेंज कर लिया है क्योंकि आजकल लोग रेडीमेड क्लोथ को प्रेफर करते हैं। तो हमने अब स्टिच करना शुरू कर दिया है। पहले हम फैब्रिक क्लोथ देते थे लेकिन अब हम रेडीमेड क्लोथ देते हैं क्योंकि अब रेडीमेड का ही ज़माना है और हमें अपने डिस्प्ले में कुछ अट्रैक्टिव गारमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि लोग अगर डिस्प्ले में देखेंगे कि वाओ अट्रैक्टिव क्लोथ है तो कितने अच्छे क्लोथ है, हमें तो यहीं से क्लोथ लेने हैं।
शोरूम में जो कपड़े डिस्प्ले होते हैं ना, लगे होते हैं, और जो कपड़े होते हैं बेचने के लिए, तो उसके लिए इनको मटेरियल भी खरीदना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से ये खरीदते हैं मटेरियल। और कुछ मटेरियल ये नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली के जो आसपास के टाउन हैं वहाँ से लेने पड़ते हैं। कुछ ड्रेस के आइटम्स इन्हें फॉरेन कंट्री से भी लेने होते हैं। अब शोरूम को अच्छे से चलाने के लिए एडवर्टाइज भी करवाना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविज़न में और रेडियो चैनल्स पे। अभी जो बिल्डिंग इन्होंने ले रखी है जहाँ पे शोरूम है इनका, वो इन्होंने रेंट पे ली हुई है, बट ये प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसको खरीद ही लें। मेन मार्केट में होने की वजह से शोरूम काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अब ये सोच रहे हैं कि एक कार भी ले ले, और इन्होंने एक फ्लैट भी बुक कर दिया है अपार्टमेंट में। हरप्रीत और वंदना की तरह और लोगों की भी शॉप होती है मार्केट में। किसी की शॉप स्मॉल होती है, किसी की लार्ज होती है। और जो बिजनेस पर्सन होते हैं ना, ये मतलब इनको कोई एम्प्लॉयड नहीं करता, कोई नौकरी नहीं देता, इनकी तो खुद ही का बिजनेस है। ये तो बल्कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और लोगों को नौकरी पे रखते हैं, जैसे कि वर्कर्स और सुपरवाइजर्स और हेल्पर्स को। ये जो शॉप्स होती है ना, ये परमानेंट होती हैं, क्योंकि इनको जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है ना, वो एक लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको भी लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे वो अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं मार्केट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस दिन क्लोज रहेगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि कुछ जो मार्केट है वो वेडनेसडे को क्लोज होती हैं। तो वेडनेसडे जो फिक्स किया है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फिक्स किया है कि वेडनेसडे को सारी मार्केट क्लोज होंगी। मार्केट में कुछ स्मॉल ऑफिसेज भी होते हैं, शॉप्स भी होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि बैंक, कोरियर सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज। जो ही मैंने हाईलाइट किया है इस पूरे चैप्टर में वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर जो स्टोरी बताई गई है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक जो पर्सन था वो एक गर्ल थी, वो अपने कज़न के पास आई थी घूमने के लिए सिटी में। तो ये वहीं उसी की बात हो रही है। वो बोल रही है कि मेरे को एक जरी का वर्क करना है, अपनी ड्रेस में वर्क करवाना है। तो देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये जो स्टोरी हमने स्टार्टिंग में देखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला था ना कि सिटी में ये जो पर्सन है, जो गर्ल है, जो पर्सन है ना, वो गर्ल की बात हो रही है। जो वो लड़की है वो अपने कज़न के पास जाती है सिटी में, तो वो अब वहाँ पे फैक्ट्री में जा रही है। अब देखो जो हम यहाँ पे नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये और इसके कज़न जाते हैं एक फैक्ट्री में, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है ना, वो कहती है कि मैं जानती हूँ हमारे पड़ोस में ना एक आंटी रहती है निर्मला, वो उस गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं, तो वहाँ पे हम जरी का वर्क करा सकते हैं। तो अब ये निकल पड़ते हैं फैक्ट्री की तरफ। अब इनको बस पकड़नी होती है। अब ये बस में देखते हैं इतना ज़्यादा क्राउड होता है, और हर एक स्टॉप पर लोग चढ़ रहे होते हैं बस में। कोई निकल नहीं रहा होता है बस में से, सब लोग चढ़ ही रहे होते हैं। बहुत ही मुश्किल से एक दो लोग स्टैंड पे उतरते हैं। तो इस वजह से ना इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है, पूरी बस भर जाती है, और एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो जो उसकी कज़न होती है ना, वो बोलती है कि देखो तुम ना एक कोने में खड़ी हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दब जाओ इस भीड़ में। अब जैसे ही ये फैक्ट्री एरिया में एंटर करते हैं तो सभी लोग बस से उतरने लगते हैं, और ये भी उतर जाते हैं। कहते हैं थैंक गॉड, अब जाके रिलीफ मिला। जब ये लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये देखती है कि कुछ लोग साइड से रेलिंग पे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो स्कूटर पे आए हैं वो उन लोगों से बात कर रहे हैं। तो मेरी जो कज़न है वो बोलती है लेबर चौक है, और ये लोग लेबर हैं। ये लेबर एक हेल्पर की तरह काम करती है। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, जब मकान बन रहा होता है तो जो मजदूर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारा लोड उठाते हुए, जैसे ट्रक में कुछ सामान है उसको उठाते हुए मार्केट में देखा होगा, तो वो यही होता है, यही वर्कर्स होते हैं, यही लेबर होती है। या कहीं पे पाइपलाइन को खोदने में, डिग करने में, टेलीफोन केबल में भी यूज़ होती है हेल्पर्स की। और अगर कोई रोड बन रही है उसमें भी हेल्पर्स और मजदूरों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही 1000 कैजुअल वर्कर मिल जाते हैं सिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर चौक पे कैसे लेबर बैठी हुई है। देखो ये मजदूर हैं, और यहाँ से अगर किसी को भी ले जाना है मजदूरों को, तो वो यहाँ पर आएंगे और इनको ले जाएंगे और अपना काम कराएंगे और इनको पैसे देंगे। अब ये बोलते हैं कि हमने एक फैक्ट्री में एंटर किया, उसमें बहुत छोटी छोटी स्मॉल वर्कशॉप्स थी, बहुत सारी रो थी, अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, छोटे छोटे रूम भी थे उसमें। और जो छोटे छोटे रूम थे उसमें सिंग मशीन लगी हुई थी, और हर एक मशीन पे एक पर्सन काम कर रहा था, क्लोथ को स्टिच कर रहा था, सिल रहा था। और जो क्लोथ सिल गए होते थे उनको एक साइड रखा जाता था रूम में ही। अब ये गई निर्मला के पास, और वो भी एक स्टिचिंग यूनिट में ही थी, मतलब वो स्टिच कर रही थी कपड़ों को। तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बोला अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपका जरी का काम कर दूंगी आपकी ड्रेस पर।
निर्मला एज अ टेलर है उस एक्सपोर्ट गारमेंट की फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री में वो समर मतलब गर्मियों के कपड़े सिलती है। और ये जो कपड़े हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड। निर्मला जैसे वर्कर्स को बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, जैसे कि दिसंबर से लेकर अप्रैल तक इनको बहुत काम करना पड़ता है। 9 AM to 10 PM तक काम करते हैं ये डेली, और कभी कभी तो इनको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ जाता है। और 6 डेज आते हैं ये, इनको बस ओनली संडे की छुट्टी मिलती है। और जब काम ज़्यादा होता है तो इनको संडे भी आना पड़ता है। निर्मला को 280 रुपीज़ मिलते हैं एक दिन के लिए, 8 आवर्स के लिए। अगर ये 8 आवर्स से ज़्यादा काम करती हैं तो पर आवर मतलब 1 घंटे के 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं। अब जून के टाइम पे कोई काम ही नहीं होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का जो ओनर है वो सोचता है कि जो वर्कर्स हैं उनको निकाल दिया जाए। तो अब इस टाइम पे निर्मला बिल्कुल खाली होती है, उसको कोई काम ही नहीं होता है। 3-4 मंथ्स उसे खाली बैठना पड़ता है। अब निर्मला जैसे वर्कर्स की परमानेंट जॉब तो होती नहीं है, वो कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं। कैजुअल बेसिस मतलब जिसकी परमानेंट जॉब नहीं होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फैक्ट्री में कैसे जो क्लोथ है उसको स्टिच किया जाता है, सिला जाता है। बट अफसोस इस बात का है कि इन लोगों की परमानेंट जॉब नहीं होती। जब एम्प्लॉयर्स को बुलाना होता है वो तब बुलाते हैं, बाकी के जो पूरे साल भर में कुछ महीने होते हैं उसमें इनको खाली बैठना पड़ता है। उस टाइम पर ये कुछ और काम ढूंढते हैं। अब निर्मला जैसे वर्कर्स की जॉब परमानेंट तो होती नहीं है, और अगर ये लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर हमारी जो पे है, हमारे जो पैसे हैं थोड़े बढ़ा दो या कुछ भी, तो उनको बोला जाता है कि आप छोड़ सकते हो, आप जा सकते हो जॉब से। उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होती है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लोथ मिल यूनिट होती है ना, मतलब जो क्लोथ की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे वर्कर्स से ज़्यादा काम करवाया जाता है। दिनों रात वहाँ पे लोग काम करते हैं, शिफ्ट में काम होते हैं। जैसे कि 12 आवर्स की शिफ्ट में एक पर्सन ने काम किया, तो सेम प्लेस पर सेम जगह पर 12 घंटे बाद कोई और पर्सन काम करेगा। तो इस तरीके से शिफ्ट लगती है, मतलब कि जो सेम मशीन होती है उस पर 12 घंटे एक पर्सन काम करेगा, और उसके बाद जैसे वो जाएगा उसके बाद दूसरा पर्सन आएगा, वो 12 घंटे काम करेगा। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट होती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल सेंटर की एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में। ये जो कॉल सेंटर में पर्सन होते हैं ना, एक कस्टमर से बात करते हैं। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, अगर वो ख़राब निकल गया तो उस पर लिखा होता है नीचे कस्टमर केयर का नंबर, तो वो नंबर आप डायल करेंगे तो कॉल सेंटर में मिलेगा। कॉल सेंटर से कनेक्टेड होता है कंपनीज, तो ये लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, वो इंडिया की कंपनी में ही नहीं बल्कि वो जो फॉरेन की कंपनी होती है ना वहाँ पे भी काम करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। जैसे जिसको इंग्लिश बोलना आता है, तो जो फॉरेन की कंपनी है उसमें अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सामान खरीदा, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इनको कॉल करेंगे। तो इस तरीके से कॉल सेंटर का काम होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर वो खराब निकलता है तो कस्टमर केयर पे जब आप कॉल करते हैं तो वो कॉल सेंटर में जाता है, और कॉल सेंटर में कोशिश की जाती है कि आपकी प्रॉब्लम को कॉल से ही सॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट, इन द ऑफिस एरिया। अब इसकी कज़न बोलती है कि चलो अब हम फैक्ट्री से चलते हैं अपनी आंट के पास। इनकी एक आंटी होती है, इनका नाम होता है सुधा, और वो होती है एक मार्केटिंग मैनेजर। वो बोलती हैं कि बेटा अगर आना है तो आप 5:30 से पहले पहले आ जाना। तो ये सोचते हैं कि कहीं हम लेट ना हो जाए, तो ये ऑटो रिक्शा पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की उनके ऑफिस। अब ऑफिस के पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे होते हैं, कार की तरफ जा रहे होते हैं, और कुछ लोग बसेस में जा रहे होते हैं। तो जो इनकी आंटी है मार्केटिंग मैनेजर हैं बिस्किट की कंपनी में। अब फैक्ट्री में जो बिस्किट्स बनते हैं ना वो सिटी के बाहर भी सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो जो ये सुपरवाइज करते हैं 50 सेल पर्सनस को। 50 सेल पर्सन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाते हैं सिटी के, और वहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, उनको बिस्किट्स देते हैं और वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करते हैं। इन्होंने पूरी सिटी को 6 रीजन में डिवाइड कर दिया है, और हर हफ्ते ये जाती हैं हर एक रीजन में ये देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सेल पर्सन, क्या उनसे नहीं बेचा जा रहा है, क्या शॉपकीपर नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को वो देखती हैं और उसको सॉल्व करती हैं। अक्सर इन्हें काम भी लेट तक करना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाना भी पड़ता है। इनको रेगुलर सैलरी मिलती है मंथ में, इस वजह से ये परमानेंट वर्कर हैं। इनकी जो जॉब है वो लॉन्ग पीरियड तक है, लंबे समय तक है, और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक इन्हें रख लिया और बाकी टाइम के लिए निकाल दिया। नहीं, इनकी एक परमानेंट जॉब है। इस वजह से इन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज। इनकी सैलरी में से कुछ पैसे कट करके
उस फंड को, उस पैसे को गवर्नमेंट सेव कर लेती है और उसका इंटरेस्ट देती है। और जब ये रिटायर हो जाएंगी ना, 60 ईयर्स पे रिटायर हो जाएंगी, उस टाइम ये सारा पैसा इनको मिल जाएगा वापस। तो एक तरीके से इनकी सेविंग भी हो गई और इन्हें हॉलीडेज़ भी मिलते हैं, संडे का भी ऑफ होता है, नेशनल हॉलीडेज़ भी मिलते हैं और कभी कभी एनुअल लीव भी मिल जाती है। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है इनको और इनकी फैमिली को। जो कंपनी है वो मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब पैसा देती है। अगर ये बीमार हो जाते हैं, अगर ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा पैसा वो कंपनी ही देती है। और अगर ये बीमार हो जाते हैं तो इनकी सैलरी में से पैसा भी कट नहीं होता। अगर इन्होंने छुट्टी कर ली बीमार होने पर तो इनका पैसा नहीं कटेगा। अगर शहर में देखा जाए, सिटी में देखा जाए तो काफ़ी ऐसे वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं ऑफिस, फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिनकी जो जॉब होती है, जो एम्प्लॉयड होते हैं ये, तो इनकी परमानेंट जॉब होती है, परमानेंट वर्कर होते हैं ये। परमानेंट वर्कर्स रेगुलर डेली जाते हैं ऑफिस में भी और फैक्ट्री में भी, और इनका काम भी आइडेंटिफाई होता है कि आपको ये काम करना है, और उनको सैलरी भी रेगुलर मिलती है, एवरी मंथ मिलती है। कैजुअल वर्कर की तरह थोड़ी ना है कि जब काम हुआ तब रख लिया और जब काम नहीं हुआ तो वर्कर्स को हटा दिया। अब पूरा दिन घूमने के बाद ये लोग थक जाते हैं और अपनी आंट की कार में बैठ जाते हैं। बोलते हैं यार थक तो गए लेकिन बहुत मज़ा आया, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये लोग अगर एक दूसरे से मिले भी नहीं ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो काम है वो एक दूसरे से इनको बांधे रखता है। और इन सब काम की वजह से, वर्क की हेल्प से सिटी लाइफ है। इसी बात पे चैप्टर होता है हमारा फिनिश। तो एक क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है ना, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। द शॉपकीपर्स आर गिवन अ लाइसेंस बाय, मतलब कि जो शॉपकीपर है उसे किससे लाइसेंस लेना पड़ता है अपनी शॉप ओपन करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नन ऑफ दीज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी तो पता चले किसके कितने मार्क्स आए हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।